हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल पवार। वेलकम बैक टू दी चैनल। बेटा, आज की वीडियो में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, टाइप्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, और वन बाय वन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं वो क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे एक एक न्यूमेरिकल मैं आपको इस वीडियो में कराऊंगा। तो बहुत बढ़िया सी वीडियो होने वाली है, आप देखें और समझें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को समझते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ना एक बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन में हमने सॉल्वेंट लिया हुआ, सॉल्यूट लिया हुआ। बस यहां जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे कि जब भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ना होता है, सॉल्यूट को आप नॉन वॉलेटाइल ले लें, ठीक। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेटा सुनना ध्यान से। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट है ना, कितने पार्टिकल्स हमने डाल के ये सॉल्यूशन बनाया है, सॉल्यूट का, सॉल्यूट के कितने पार्टिकल्स डाल के हमने ये सॉल्यूशन बनाया है, वो जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उसी पे डिपेंड करती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। इससे आगे इज रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट। ये ध्यान देंगे आप, सॉल्यूट का नेचर कैसा है इस बात से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती हैं? जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ध्यान देंगे आप, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन है। नेचर सॉल्यूट का कुछ भी हो, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अगर सेम है दो सॉल्यूशन में, तो दोनों सॉल्यूशन के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम होंगी। कौन सी होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। चार तरह की होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। नाम को देखो आप ध्यान से, इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। लॉवरिंग का मतलब बेटा होता है वेपर प्रेशर का कम हो जाना। अब यहां पे देखो, हमने एक सॉल्यूशन बनाया हुआ ना, ये सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में सबसे पहले कंसीडर करो आप, सॉल्वेंट था हमारे पास, प्योर सॉल्वेंट। अभी उसका कोई वेपर प्रेशर होगा। जब उस सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड कर देंगे तो बेटा बनेगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है, ठीक है। कम होने का रीजन है यहां सरफेस पे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, क्योंकि सॉल्यूट कैसा है हमारा, नॉन वॉलेटाइल है, तो उतने वेपर्स नहीं बन पाते जब ये सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम। इतनी बात समझ में आ गई। और यही है बेटा लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या है? लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड कर देंगे तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेसर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यही है किस, क्या है? लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। अभी लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर की बात करिए, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर की बात नहीं करिए। उससे पहले एक बात समझो आप। देखो, हमारे पास जो बाइनरी सॉल्यूशन रहेगा उसमें हमारे पास दो कंपोनेंट रहेंगे। जो कंपोनेंट पहला यानी कि सॉल्वेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से, ठीक है। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं यानी कि सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से। कहीं भी हम लिखेंगे चीजें, नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें लिखना है तो Na लिखेंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है वो, ये ध्यान रखेंगे। Nb अगर लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। तो यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अगर मैं लिखूं, प्योर है वेपर प्रेशर, तो ये हो गया हमारा Pa0। तो Pa0 क्या हुआ भाई? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन बन गया,
तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को लिखते हैं पीएस, पीएस एज फॉर सॉल्यूशन। तो ये हुआ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब जो पीएस है इट इज लेसर देन पीए नॉट। कैसे लिखेंगे? डेल्टा पी इक्वल्स, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो ये आया पी ए नॉट माइनस पी एस। ये क्या है बेटा? डेल्टा पी। डेल्टा पी इज द लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। सिंपल सी बात ये है, सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, वेपर प्रेशर कम हो गया, इसी को कहते हैं लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का कम होना। देखो यहां पे पढ़ो, व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट is added to a solvent, its vapor pressure is lowered. This is lowering in vapor pressure. रिलेटिव का क्या मतलब है? जो ये डेल्टा पी है इसको रिलेट करेंगे पी ए नॉट से, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से। तो यहां बनेगा बेटा, ऐसे लिख देते हैं, देखो डेल्टा पी ओवर पी ए नॉट। तो ये क्या होगा? पी ए नॉट माइनस पी एस ओवर पी ए नॉट। ये जो डेल्टा पी ओवर पी ए नॉट है, ठीक है, यही है बेटा रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डेल्टा पी ओवर पी ए नॉट। नोट करो आप इस बात को, डेल्टा पी ओवर पी, डेल्टा पी लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा पी ओवर पी ए नॉट रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको? क्लियर है? अब देखो आगे बढ़ाते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं क्या बनेगा। तो ये हमारे पास बना डेल्टा पी ओवर पी ए नॉट इक्वल्स पी ए नॉट माइनस पी एस ओवर पी ए नॉट। अब देखो जो यहां पे ये सिंबल है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, डेल्टा पी लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, डेल्टा पी ओवर पी ए नॉट बताऊंगा भी क्या होता है, डेल्टा पी ओवर पी ए नॉट पूरा का पूरा हमारा क्या है? रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, आर एल वी पी। ठीक है, पी ए नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए? अब राउल्स लॉ क्या कहता है? राउल्स लॉ कहता है कि अगर आप इस तरह का सॉल्यूशन आपके पास है तो ये हो जाएगा आपका राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी एस इक्वल्स पी ए नॉट एक्स ए। ठीक है, एक्स ए क्या है? एक्स ए बेटा मॉल फ्रैक्शन, ए से क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? सॉल्वेंट को, तो वेपर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, तो पी एस इक्वल्स पी ए नॉट एक्स ए। दिस इज अकॉर्डिंग टू, नोट करो आप, राउल्स लॉ। दिस इज अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। ठीक है, अब ये जो पी एस है इसको यहां लेके आ जाओ आप, तो ये डेल्टा पी ओवर पी ए नॉट माइनस पी एस क्या है बेटा आपका? पी ए नॉट एक्स ए ओवर पी ए नॉट। अब यहां देखो पी ए नॉट कॉमन है, तो पी ए नॉट यहां से कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस एक्स ए ओवर पी ए नॉट। अब ये पी ए नॉट से पी ए नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो यहां आपका बना डेल्टा पी ओवर पी ए नॉट इक्वल्स 1 माइनस एक्स ए। अब ये 1 माइनस एक्स है, देखो दो कंपोनेंट आपके पास है, एक का मोल फ्रैक्शन आपका सॉल्वेंट का एक्स ए है और दूसरा जो कंपोनेंट है सॉल्यूट उसका मोल फ्रैक्शन एक्स बी है। ठीक है, ए और बी से मैंने आपको पहले बता दी इसलिए कि चीजें सिंपल हो जाए कि ए और बी से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर दो कंपोनेंट हमारे पास हैं और उनके मोल फ्रैक्शन बेटा हमको पता है, तो हमें पता है कि दोनों मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो अगर हम यहां देखें तो देखो एक्स बी जो आ गया आपका, ये आ गया 1 माइनस एक्स ए के इक्वल। ठीक है, समझ आ गई बात? अब ये चीज हम यहां पे देख लेंगे, तो ये आ गया एक्स बी, 1 माइनस एक्स ए को हमने क्या कर दिया? एक्स बी लिख दिया वहां से। समझ आई बात? तो डेल्टा पी ओवर पी ए नॉट इक्वल्स क्या बन गया भाई आपका? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये नोट करो आप बात। अब एक्स बी क्या होता है? एक्स बी को हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ऐसे लिखते ना, यही तो होता मोल फ्रैक्शन। अब यहां Na और Nb, Nb क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो Nb जो होता है ये बेटा Na के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, तो Na के कंपैरिजन में इसको क्या कर देते हैं हम, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहां पे Xb को हम Nb ओवर Na लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा P ओवर Pa नॉट इक्वल्स XB। XB को जब एक्सप्रेस करेंगे तो लिखेंगे Nb ओवर Na, समझ गए। अब उसके बाद Nb को क्या लिखेंगे भाई, Wb ओवर Mb, वेट ओवर मोलर मास होता है। अब यहां लिखेंगे Na, Wa नीचे आएगा, ठीक है, और Ma कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ना। तो देखो मोल फ्रैक्शन की टर्म में RLVP, नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में RLVP, वेट और मोलर मास की टर्म में RLVP, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये है आपकी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ आई बात, फॉर्मूला बन गया उसका, क्लियर है। अब देखो इस पर न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल है आपका द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 200 mmHg। यहां पे बेंजीन आपका देखो प्योर बेंजीन लिखा हुआ है, ये सॉल्वेंट है आपका, ठीक है। इसका जो वेपर प्रेशर है वो 200 mmHg है। एट द सेम टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन कैसे बना, कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉलिड इन 78 ग्राम ऑफ बेंजीन इज 195 mmHg। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 195 mmHg है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस सॉलिड, यानी कि आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन बना आपका, क्या क्या डेटा गिवन है देख लो आप। देखो आपको क्या गिवन है, बेंजीन, प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ये हो गया 200 mmHg, ठीक है। एट द सेम टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉलिड, इसका मतलब Wb आ गया आपका 2 ग्राम, ठीक है। Wa कितना है भाई, Wa आपका आ गया 78 ग्राम, ठीक। और Ps कितना आ गया, Ps आपका आ गया 195 mmHg। ये डाटा गिवन है। और क्या चाहिए हमें, अभी Ma और चाहिए। Ma क्यों चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला अभी हमने बनाया था। तो Ma कैसे निकलेगा भाई, Ma बेंजीन के लिए निकलेगा। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो कैसे निकलेगा, 12 6 जा 72 प्लस 6, तो ये आ गया भाई 78, Ma आ गया 78, ठीक। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था डेल्टा P ओवर Pa नॉट इक्वल्स ये वाला डेटा हमारे पास है। तो फॉर्मूला बना डेल्टा P ओवर Pa नॉट इक्वल्स Wb बाय Mb इंटू Ma ओवर Wa, ठीक है। डेल्टा P क्या होता है, लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, Pa नॉट माइनस Ps, आ गया ध्यान। Pa नॉट माइनस Ps का मतलब हो गया 200 माइनस 195 डिवाइडेड बाई Pa नॉट, ये रहा आपका 200 इक्वल्स Wb कितना है, सारा डेटा यहां पे लिखा हुआ है, 2 इंटू Ma कितना है 78 निकाला हमने, और भाई Mb आपको फाइंड आउट करना है, और Wa कितना है, Wa ये 78 ग्राम। इसको केवल आपको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन आपको गिवन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। डेटा हमने किस तरह से निकाला, आपको बात समझ में आ गई। अब यहां से Mb फाइंड आउट करना है, तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो।
78 से 78 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका बना 5/200 इक्वल्स 2/MB। तो बेटा MB यहां से निकालना है तो क्या करेंगे, देखो MB को इधर लेके आएंगे, ये उधर ले जाएंगे, तो ये आ गया आपका MB इक्वल्स 2 इंटू 200 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, 42 जा 80 ग्राम मोल इनवर्स, ये आ गया, देखना, हाँ ये रहा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से रिलेटिव लॉवरिंग वेपर प्रेशर पे आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये हुई आपकी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चलो नेक्स्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन वही है, सॉल्यूशन हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट का है। देखो होता क्या है कि जब हम सॉल्वेंट के अंदर क्या डालते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं। सॉल्वेंट का कोई भी बॉइलिंग पॉइंट होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे जो सॉल्यूशन बनता है उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ज्यादा होता है, जिसको हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, देखो यहां पे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज एलिवेटेड, एलिवेटेड मींस इज इंक्रीज्ड बाय द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। समझ गए? तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। अब हम यहां पे सॉल्वेंट है हमारे पास, तो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये ले लिया हमने TB नॉट, यहां लेते हैं TB नॉट, नॉट इसलिए लगाया क्योंकि सॉल्वेंट है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को केवल TB लिखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा कौन सा है भाई, ये वाला ज्यादा है, सॉल्यूशन का ज्यादा होता है। तो अगर हमें डिफरेंस देखना हो, डिफरेंस को देखेंगे डेल्टा TB से, तो ये आएगा TB माइनस TB नॉट। ये देखो ध्यान से आप, बस फॉर्मूला बनने वाला है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई तो फॉर्मूला आराम से बना लोगे। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कौन सा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से ज्यादा होगा। अब आपको समझ में आना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को TB लिखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को TB नॉट लिखते हैं। ज्यादा कौन सा है, ये वैल्यू ज्यादा है, डिफरेंस डेल्टा TB है ना, डेल्टा से डिफरेंस देख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट का, तो डेल्टा TB लिखते हैं। डेल्टा TB इक्वल TB माइनस TB नॉट। ये जो डेल्टा TB है यही आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको डेल्टा TB से हम लिखते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, EBP इन शॉर्ट लिख देंगे। समझ आ गई बात? अब फॉर्मूला देखो कैसे निकालते हैं। देखो यहां पे डेल्टा TB आपको समझ में आ गया, फॉर्मूला डेल्टा TB इक्वल्स TB माइनस TB नॉट। ठीक है, ये हमने पीछे वाली इक्वेशन देख ली, अब फॉर्मूला निकाल लेते हैं। उससे पहले एक बार ग्राफ समझ लो आप। अब यहां पे वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि जो भी हमारे पास लिक्विड है, चाहे वो सॉल्वेंट है चाहे वो सॉल्यूशन है, जब उसको हम हीट करते हैं तो वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट हमको मिल जाता है। ठीक है, अब यहां पे ये वेपर प्रेशर, ये हमारा टेम्परेचर, समझ गए? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए लाइन है 1 atm या 1.013। सॉल्वेंट ए पॉइंट से इसको हीट करना शुरू करते हैं, जैसे जैसे हीट करेंगे, देख रहे हो, जैसे जैसे हीट करेंगे जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज होता जाएगा और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन को कट करेगा, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। उस टेम्परेचर को हम चेक कर लेते हैं, ये टेम्परेचर हमारा
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक है, अब सॉल्यूशन देख लो आप। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सी से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है। हीट करना स्टार्ट करो। जब हीट करना स्टार्ट करेंगे तो इस पॉइंट पे आके जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। किस टेम्परेचर पे हुआ ये नोट कर लिया, ये टीबी आ गया। तो यहां से हमने जो डिफरेंस निकाला वो डिफरेंस देखो यहां ग्राफ में भी दिखा रखा है। ठीक है, डेल्टा टीबी, वो डेल्टा टीबी टीबी माइनस टीबी नॉट, ज्यादा टीबी है कम टीबी नॉट है। जो पीछे वाली स्लाइड में मैंने आपको बात समझाई है वही बात आपको ग्राफ से भी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। तो डेल्टा टीबी, अब देखो यहां पे सॉल्यूशन में हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है, तभी तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट हुआ। अब जितना ज्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि सॉल्यूट जितना ज्यादा हम ऐड करते जाएंगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बेटा ध्यान से सुनो ये बात भी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो कंसंट्रेशन होती है ना सॉल्यूशन की उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं कि भाई डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। मोलैलिटी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है। अब जो हम बुक पढ़ते हैं बुक में लिखा होता है कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं हम, बिल्कुल सही बात है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर लिया हमने। अब इस बात को थोड़ा समझने के लिए मैंने अभी आपको बताया जैसे जैसे सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ाएंगे इट मींस वी आर इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो उसी फॉर्म को हमने ये लिखा है डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एम मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन दैट इज कंसंट्रेशन। समझ गए। अब डेल्टा टी बी इक्वल्स के बी इंटू एम। एम क्या है भाई मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ए और बी मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, ए सॉल्वेंट के लिए है बी सॉल्यूट के लिए है। एनबी को लिख सकते हैं हम वेट ओवर मोलर मास, बहुत सिंपल सी बात है ये। ठीक है, तो एनबी हमने लिख दिया डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू आ गया इंटू 1000, ये एम आ गया। अब इस एम को यहां लिख दो, आप यहां रख दो, तो डेल्टा टी बी इक्वल्स के बी इंटू ये तो हुआ फॉर्मूला। अब बात रह गई आपकी केबी की। केबी क्या है जी, केबी है आपका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब ये जो केबी है इसको हम कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं जी, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और दूसरा नाम क्या है इसका, ये भी नाम आपको ध्यान होना चाहिए, इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। तो डेल्टा टी भी आपका क्या बना, हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए, के बी इक्वल्स सॉरी डेल्टा टी बी इक्वल्स के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000। इसी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन करने में। ठीक है, चाहे आपसे कुछ भी पूछ ले, यहां आएगा डब्ल्यू ए, सॉरी ये बना फॉर्मूला। अब इसमें फिर देख लो एक बार क्या क्या चीजें हैं। डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्यूट, एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये सारी चीजें, सब चीजें हमें पता है कौन सी चीज क्या है। ठीक है, अब इन न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखो हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आप क्वेश्चन करें, ठीक है, चीजों को समझें, न्यूमेरिकल जरूर करें, न्यूमेरिकल जरूर करें, क्योंकि एग्जाम में बेटा
न्यूमेरिकल ये समझ लो कि न्यूमेरिकल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे। तो क्वेश्चन है आपका 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ए डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर इन अ सॉसपैन एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉयल एट 1.013 बार प्रेशर। Kb फॉर वाटर इज 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। क्या पूछा भाई? जो सॉल्यूशन है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। तो सबसे पहले तो लिखो फॉर्मूला, डेल्टा टी बी इक्वल्स के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, अब 1 बाय 1 इसमें जो डेटा है वो देख लेंगे। देखो के बी क्या है? 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये तो के बी आ गया। डब्ल्यू बी क्या है? कितना वेट है भाई सॉल्यूट का? 18 ग्राम है। एम बी कितना है? कौन सा सॉल्यूट है? सॉल्यूट है हमारा ग्लूकोज। तो कितना आ गया भाई? 72 प्लस 12 प्लस 16 6 या 96, कितना आ गया? 6 2 8 2 10 9 1 10 7 1 8 180। ठीक है जी, ये आ गया 180। और क्या चाहिए? डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए हमारा आ गया 1 kg है वाटर, है ना। 1 kg का मतलब आ गया 1000 ग्राम। 1 kg इक्वल 1000 ग्राम। ये डाटा हो गया, रख दो वैल्यूज। तो डेल्टा टी बी इक्वल्स के बी कितना आ गया भाई? 0.52। डब्ल्यू बी रख दो वैल्यू, एम बी आ गया आपका 180 इंटू डब्ल्यू ए 1000। ये सॉल्व करना है आपको, ठीक है, ये सॉल्व करना है। तो देखो 1000 से 1000 ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये हो गया 18 को 18 से 180 गया 10, तो डेल्टा टी बी बेटा आपका आ गया 0.52 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 0.052। ठीक है, और डेल्टा टी बी क्या होगा आपका? डेल्टा टी बी इक्वल्स टी बी माइनस टी बी नॉट। तो ये डेल्टा टी बी आ गया 0.052, ये निकाला भी हमने। टी बी आपको निकालना है, टी बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये आपको निकालना है। माइनस टी बी नॉट, टी बी नॉट वाटर के लिए कितना होगा? 100 प्लस कैल्विन में लेना है 273, 273.15 ले लो। अब उसका रीजन मैं बता दूंगा आपको क्यों लेना है। तो यहां देखो टी बी निकालना है, तो 0.052 प्लस 273.15, तो टी बी दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 0.052 0.052 प्लस 273.15। क्या आ गया बेटा आंसर? ऐड कर लो आप इसको, देखो आंसर यही आ जाएगा आपका 202। ऐड करके देख लो आप कैल्विन में। ठीक है, अब ये 0.15 वैसे 273 से काम चलता है ना। थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 100 भी ऐड करना है, ये 373 से भी काम चलता है, लेकिन 0.15 बेटा इसलिए लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है ना वो ये लेके आना है। ठीक है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ आंसर जो मैंने लिखा उससे मैच कराना था मुझे, फिर आप लोग कहते भी आंसर नहीं मैच किया, तो बेटा यहाँ 0.15 एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वहां पे वो 273.15 होती है ना, तो वो वैल्यू हमने यूज की है। बात समझ में आ गई? ठीक है जी, आगे न्यूमेरिकल करना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसके बाद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में फिर वापस सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्वेंट और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है और जब उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है बेटा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन, डिक्रीज होना। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेसर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। समझ गए, ये वाली बात है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज लोवर्ड बाय द एडिशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब इस बात को थोड़ा सा ग्राफ से समझ लो आप। देखो ये जो हमारे पास ग्राफ है, फिर वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच हमने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। ये जो ए बी सी लाइन है ये फ्रोजन सॉल्वेंट है। फ्रोजन सॉल्वेंट मतलब सॉलिड फॉर्म ऑफ द सॉल्वेंट। अब हमने यहां पे क्या करना है, कूलिंग करनी है। तो हमारे पास सॉल्वेंट जो है उसको ए से लेके आता है कूल करते हुए। तो यहां जो इस सॉलिड का पहले से जो हमने लिया हुआ है, इस सॉलिड का वेपर प्रेशर और जो यहां से हम लिक्विड को लेके आ रहे हैं कूल करते हुए, दोनों का वेपर प्रेशर बी के क्या हो जाता, बी पे क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इसका मतलब यहां बी पॉइंट पे सॉल्वेंट की लिक्विड फॉर्म और सॉल्वेंट का सॉलिड फॉर्म क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। यानी कि ये इसका आ गया फ्रीजिंग पॉइंट। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर हो गया टी एफ नॉट। तो टी एफ नॉट क्या लिखा बेटा हमने, टी एफ नॉट आपका हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। इसके बाद यहां पे लिखेंगे टी एफ। टी एफ क्या होगा, आप देखो सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। डी से कूल करते हुए लाएंगे तो यहां ई पॉइंट पे इन दोनों का वेपर प्रेशर हो जाएगा इक्वल, और जहां वेपर प्रेशर इक्वल होगा उस टेम्परेचर को देख लो, वो होगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो टी एफ हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां ग्राफ से आप देख सकते हो कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो बेटा कम है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट से, और यही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चेंज किससे देखते हैं, डेल्टा टी एफ से। देखो देखो यहां लिखा हुआ है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। अब वही बात वापस सुनो आप, जितना अमाउंट सॉल्यूट का डालेंगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम होगा। इसका मतलब क्या होता है, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। बुक्स में वापस वही लिखता है कि भाई ये जो डेल्टा टी एफ है, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। तो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, दैट इज मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर हो गई बात। अब आगे आ जाओ थोड़ा सा, तो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। मोलालिटी फिर वापस है ना, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में था, और यहां डेल्टा टी एफ इक्वल्स के एफ इंटू एम। ठीक है जी, के एफ इंटू एम। अब डेल्टा टी एफ, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं फिर मैं के एफ बताता हूं क्या है। डेल्टा टी एफ इक्वल्स के एफ इंटू एम। भाई एम तो मोलालिटी था, मोलालिटी को वापस अब वही लिख दो उसी तरह से, डब्ल्यू बी इंटू 1000 ओवर एम बी इंटू डब्ल्यू है, ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में बस ये सिंबल का फर्क है, बाकी ये मोलालिटी है, दोनों में मोलालिटी सेम रहेगा। तो फॉर्मूला लर्न करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब के एफ देखो आप क्या है, के एफ जो बेटा आपका है इसको हम कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम भी पता होना चाहिए, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट
मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये KF हो गया। ठीक है, समझ आ गई बात। न्यूमेरिकल देख लें। अब न्यूमेरिकल देखो आप, ये बढ़िया न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखना। A 5% solution of cane sugar in water has freezing point of 271 Kelvin। यहां एक केस है। दूसरा केस, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 5% ग्लूकोज इन वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन। मतलब ये हुआ आपके पास ना दो सॉल्यूशन है अलग अलग। एक है 5% किसका, केन शुगर का, दूसरा है 5% ग्लूकोज का। जो केन शुगर सॉल्यूशन है आपके पास, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन आपको गिवन है। ठीक है, किसका फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, 5% ग्लूकोज का जो सॉल्यूशन है वाटर में। समझ गए। अब देखो यहां भी जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 273.15 लिखा हुआ ना, तो ये वैल्यू कई बार हम यूज कर लेते हैं। तो केस वन। अब इसमें जो आपका TF नॉट है, ये कितना है भाई, 273.15 केल्विन, और TF कितना है, 271। ठीक है, तो डेल्टा TF कितना हुआ, डेल्टा TF हो गया आपका 273.15 माइनस 271, कितना आ गया जी, 2.15 आ गया क्या, 2.15 केल्विन, ये डेल्टा TF हो गया। ठीक है, पहले वाले केस के लिए बात कर रहे हैं। तो डेल्टा TF इक्वल्स KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, अभी निकाल के आए ना फॉर्मूला, ये आ गया। ठीक है जी, तो डेल्टा TF आपका आ गया 2.15 इक्वल्स, KF गिवन नहीं है ना, KF ही निकालना है यहां पे। WB कितना है भाई, 5% सॉल्यूशन है बेटा। 5% सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, 5 ग्राम ऑफ केन शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, देखो जो WB है वो हो गया 5 ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, मतलब क्या होता है, 5% तभी तो बनेगा। 5% मीन्स 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यहां पे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन के वेट से सॉल्यूट का वेट माइनस कर दो, तो ये आ गया बेटा 95 ग्राम। तो WA कितना आ गया, 95 ग्राम। WB पता है हमें, ये 5 ग्राम है, और WA 95 हो गया। MB कितना है, केन शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ठीक है, देखना आप कितना आएगा भाई, ये आएगा आपका 72 नहीं 144, गलत लिख दिया, 144 प्लस 22, और ये आ गया भाई 11 इंटू 16, 11 इंटू 16 हो जाएगा आपका 176। ठीक है, तो ये ऐड करेंगे 4 2 6 6 12 7 1 8 2 10 4 है ना, 14 आ गया, 1 1 2 3 342 होता है, मैं भूल गया था। ठीक है, तो ये आ गया आपका इस केस के लिए MB। WB लिख दो 5 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, MB कितना आया अभी, MB हमने निकाला 342, WA आ गया आपका 95। तो ये KF की वैल्यू है बेटा, तो KF की वैल्यू निकाल लो आप यहां से, तो ये आ गया 2.15 इंटू 342 इंटू 95 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1000। अब इसको अभी सॉल्व नहीं करते हम, ठीक है, इसको एज इट इज यूज कर लेंगे, यहां सिंप्लीफाई करेंगे फिर वहां करना पड़ेगा। अब दूसरे केस में देखो, पहले नोट कर लो आप, दूसरे केस में
ये हटा दूं मैं? दूसरे केस में क्या होगा, देखो 5% सॉल्यूशन ही है, तो इसका मतलब WB तो आपका यहां भी 5 ग्राम हो गया। सॉल्यूशन का वेट कितना है? 100। तो जो WA आया, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये कितना आएगा? 100 माइनस 5। अब तो समझ आ रहा होगा, 95 ग्राम हो गया। अब यहां पे क्या चाहिए आपको? MB चाहिए। MB भाई यहां पे ग्लूकोज है ना? ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6। तो ये आ गया 72 प्लस 12 प्लस 96। तो ये अभी निकाला था हमने 180। तो ये आ गया 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में वापस रख दो ये वैल्यू। देखो डेल्टा TF इक्वल्स KF इंटू, फॉर्मूला लिख देता पहले, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। देखो ध्यान से देखना, वैल्यू रख रहा हूं मैं अब। डेल्टा TF तो आपको यहां फाइंड आउट करना है, KF की ये वैल्यू लेके आएंगे, क्योंकि यहां पे सॉल्वेंट क्या है ना, वाटर है। और एक सॉल्वेंट के लिए जो KF और KB की वैल्यू है ना, KF की वैल्यू कहीं भी वाटर रहेगा वो सेम रहेगी, KB की वैल्यू वाटर के लिए हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2.15 इंटू 342 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1000। अब ये वैल्यू इंटू WB 5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB कितना आया भाई? 180 इंटू, आप चाहिए आपको W है आपका 95। ठीक है, अब यहां कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, इसलिए मैंने यहां पे बेटा यहां 95 हमने छोड़ दिया है, मैं ढूंढ रहा था इसको 95। ठीक है, अब देखो आप, ये 1000 से 1000 कैंसिल आउट, 95 से 90, इसलिए मैंने वहां पर ना सिंप्लीफाई नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि ये KF की वैल्यू एज इट इज यूज करेंगे, कई सारी वैल्यू सिमिलर हो रही हैं। ठीक है ना? तो अभी क्या बना भाई आपका? अभी 5 से 5 को और हटा दो आप। ठीक है, तो डेल्टा TF इक्वल 2.15 इंटू 342 डिवाइडेड बाई 180, ये बच रहा, आप देख लो ध्यान से। ठीक है, यहां लेता हूं मैं, तो ये आ गया आपका डेल्टा TF इक्वल्स 2.15 इंटू 342 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करूं तो सॉल्व करके आ गया ये 4.085। ये मैंने सॉल्व करके देख लिया, आप देख लेना। ठीक है, डेल्टा TF। अब डेल्टा TF क्या होता है, निकालना क्या है हमने? सॉल्यूशन का फेजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF हो गया आपका TF नॉट माइनस TF। डेल्टा TF की वैल्यू 4.085 इक्वल्स TF नॉट, ये 273.15 माइनस TF। तो TF निकालना है बेटा, तो ये आ गया 273.15 माइनस 4.085। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो देखो ये आंसर कितना आ रहा है? 269 आ जाएगा ना, 269। 273 से 4 को माइनस करेंगे तो 269 आएगा। तो इस तरह से ये आपका आ गया फेजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन, ये 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन जो आपके पास है। ठीक है बेटा, अब स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है जी, अब ऑस्मोटिक प्रेशर को समझो आप। देखो ये डायग्राम है, यहां से कुछ बातें बताऊंगा मैं जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर को आप समझोगे। ये हमारे पास दो कंटेनर हैं,
ठीक है, अभी सेपरेट समझ लो आप, अभी हमने ज्वाइन नहीं करेंगे, पार्टीशन डालेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन समझो आप, ये जो कंपार्टमेंट है, ये जो कंटेनर है, इसमें हमने सॉल्वेंट फिल किया हुआ है, और दूसरा जो कंटेनर है इसमें हमने सॉल्यूशन फिल किया हुआ है। ठीक, अब इनको ज्वाइन करा देते हैं और यहां लगाते हैं एक एसपीएम। एसपीएम से इनको दोनों को, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे हम, है ना। पार्टीशन एसपीएम का लगाया। एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये क्या करता है, ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को पास होने देती है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इससे पास नहीं हो पाते। अब जब ये दोनों सॉल्यूशन, मतलब दोनों लिक्विड कांटेक्ट में आ जाएंगे, एसपीएम का पार्टीशन है, तो बेटा यहां से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो है ना, वो सॉल्यूशन साइड होना शुरू हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है इसको ऑस्मोसिस कहते हैं हम। कैसे बोलते हैं, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब यहां कॉन्सेंट्रेशन को हायर या लोअर जो बता रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट अमाउंट बता रहे हैं, है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है। जहां हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहां सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, जहां लोअर कॉन्सेंट्रेशन है वहां सॉल्यूट का अमाउंट कम है। मैंने क्या कहा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ थ्रू दिस एसपीएम। तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम है क्योंकि तो सॉल्वेंट ही है, सॉल्यूट पार्टिकल होंगे नहीं, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन हायर है, सॉल्यूट यहां पे ज्यादा है। तो जहां सॉल्यूट कम होगा या जहां सॉल्वेंट ज्यादा होगा प्रोपोर्शनली, वहां से फ्लो होगा। समझ गए आप। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस समझो आप पहले, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, ऑस्मोसिस कहेंगे। अब ऑस्मोसिस को समझो आप, ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू दिस एसपीएम, ये हमारा होता है, क्या होता है, ये हमारा होता है ऑस्मोसिस। ये प्रोसेस क्या कहा जाता है बेटा, ये ऑस्मोसिस कहा जाता है। अब इस ऑस्मोसिस को हमने रोकना है, ठीक है ना, ये जो फ्लो है इसको हमने रोकना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां एक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर। क्यों अप्लाई करना होगा, क्योंकि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, और इसी वेपर प्रेशर डिफरेंस की वजह से तो फ्लो हो रहा है इधर से इधर, ठीक है। क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसको क्या करेगा, एसपीएम को पुश करेगा ऐसे, तो फ्लो ऐसे हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। अब अगर हम एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दें टू जस्ट स्टॉप दिस ऑस्मोसिस या टू जस्ट स्टॉप दिस फ्लो, जो हमारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का हो रहा है लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो ये जो प्रेशर हमने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया है, इसी एक्सटर्नल प्रेशर को तो हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। देखो डेफिनेशन, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रोसेस दैट मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, दैट इज टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनटू द सॉल्यूशन। ये जो फ्लो हो रहा है यहां सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सॉल्यूशन साइड इस एसपीएम के थ्रू, उसको रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर हमने अप्लाई करना होगा उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कह देते हैं, ठीक है। वही होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहां पे आरओ वाली बात समझ लो आप, रिवर्स ऑस्मोसिस। वैसे तो इस वीडियो का पार्ट नहीं है ये, क्योंकि इस वीडियो में हम केवल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फोकस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हमने ये प्रेशर का अमाउंट बढ़ा दिया, जो एक्सटर्नल प्रेशर हम लगा रहे हैं इसका अमाउंट हमने बढ़ा दिया, तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाएगा। ऑस्मोसिस वाला जो प्रोसेस है वो रिवर्स हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ आ गई बात, ठीक है। जो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं टू स्टॉप द ऑस्मोसिस उसको कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। फॉर्मूला देखते हैं हम। ऑस्मोटिक प्रेशर
का जो फॉर्मूला है ये होता है पाई इक्वल सी आर टी। कहते कैसे हैं, हम कहते हैं कि जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये बेटा कॉन्सेंट्रेशन पे, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर क्या है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी इनटू टी। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक लेते हैं, वो होता है हमारा आर, तो फॉर्मूला बनता है हमारा पाई इक्वल सी आर टी। तो समझ गए सी क्या है, सी यहां पे मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, मोलैरिटी जिसको हम कहते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। टी क्या है बेटा, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है जी। आर क्या है, आर है आइडियल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ना, वही आइडियल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जो हम जनरली रखते हैं वो वैसे यूनिट के हिसाब से होती है, लेकिन ज्यादातर आपको ये रखनी पड़ेगी, है ना, एटीएम वाली। समझ गए। अब ये फॉर्मूला हो गया हमारा पाई इक्वल सी आर टी। सी क्या होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ऐसे भी लिख देते हैं, एन बी ओवर वी आर टी। यहां वी लीटर में है ना, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फॉर्मूला भी कई बार यूज करना पड़ जाता है। समझ गए, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हुआ। न्यूमेरिकल देख लो, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, लेकिन बढ़िया न्यूमेरिकल है, समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है इसका, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर हमने निकालना है ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज एट 300 केल्विन टेम्परेचर। देखो पाई तो हमने करना है भाई फाइंड आउट, सी क्या है, डेसीमोलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब है जो मोलैरिटी हुई वो 0.1 हुई। आर की वैल्यू मैंने आपको बताया 0.0821 लेके चलेंगे आप। टी कितना है आपका 300 केल्विन। ये वैल्यूज आपको रखनी है, ठीक है, आसान हो गया काम। तो पाई इक्वल्स सी आर टी, पाई निकालना आपको, तो ये आ गया 0.1, आर हो गया आपका 0.0821 इंटू 300। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 2.463 एटीएम। ये मैंने कैलकुलेट करके निकाला हुआ है, देखा हुआ है, आप करके देख लेना, यही आंसर है, ठीक है। तो ये हुई आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार तरह की होती हैं, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने कराई है, आपको क्वेश्चंस भी कराए हैं, है ना। समझ में आ गई होगी बातें, समझ में आ गई ना। तो बेटा विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।